आयरन डोम शब्द भले ही एक हो, लेकिन ये एक ऐसा उपकरण है जिसके अलग अलग हिस्से होते हैं। हम आपको एक एक करके समझाते हैं। इसका सबसे प्रमुख हिस्सा होता है ये रेडार। ये जो रेडार है ये पता लगाता है उन सारे मिसाइलों और रॉकेट्स का जो कि इजराइल की तरफ दागे जाते हैं। एक बार जब इसके पास ये जानकारी होती है तो वो उसे कंट्रोल सिस्टम के पास भेजता है। ये कंट्रोल सिस्टम जो है ये इस प्रणाली के बीच की कड़ी है। ये कंट्रोल सिस्टम जानकारी इकट्ठा करके जो मिसाइल और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके प्रणाली के तीसरे हिस्से को भेजता है, यानी मिसाइल फायरिंग यूनिट्स को। अब वो यूनिट्स कैसी हैं? वो मिसाइल फायरिंग यूनिट जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागती है उन इनकमिंग रॉकेट्स और मिसाइल्स की तरफ जो कि इजराइल की ओर फेंके जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, और इन्हें वो हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। एक तरफ इजराइल का चट्टानी माना जाने वाला डिफेंस सिस्टम है तो दूसरी तरफ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिन्हें मध्य पूर्व में सबसे खतरनाक माना जाता है। ईरान इकलौता ऐसा गैर परमाणु देश है जिसके पास 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है। आर्मामेंट रिसर्च सर्विसेज के अनुसार शहाब-3 ईरान की सभी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का आधार है जिसमें लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। शहाब-3 760 से 1200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। शहाब-3 के लेटेस्ट एडिशन गदर और इमाद मिसाइल टारगेट के 300 मीटर तक एक्यूरेट है। ईरानी मीडिया के अनुसार तेहरान ने हमलों में एक नई मिसाइल फतेह-1 का इस्तेमाल किया। फतेह-1 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी ये आवाज की गति से 5 गुना लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है। ईरान की सेजल मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है। खैबर मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। हज कासिम की रेंज 1400 किलोमीटर है। शहाब-1 300 किलोमीटर दूर के निशाने पर मार कर सकती है। जुल्फिकार 700 किलोमीटर मार कर सकती है। शहाब-3 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। वहीं KH-55 मिसाइल ईरान की सबसे दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। ये 3000 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकती है। ईरान और इजराइल की एक दूसरे की दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे का एंड देखने की तरफ चल रहे हैं। इजराइल ने ठाना हुआ है ये गाजा अटैक होता या ना भी होता हमास का 7 अक्टूबर का, इजराइल ने उससे पहले से ही काफी से डिसाइड कर रखा है पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी कि वो ईरान को कभी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देगा। और ये खबरें साल भर पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही हैं कि ईरान काफी निकट है फ्यूल को लेकर के, एटम बम तो नहीं बट एटॉमिक फ्यूल को लेकर के बनाने के लिए। लेकिन इतने बड़े हमले के बाद भी इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। हमले के जवाब में इजराइल की तरफ ईरान को चेतावनी देते हुए नतीजों के लिए तैयार रहने की बात कही गई है। दरअसल लगातार युद्ध में होने के कारण इजराइल ये बात बहुत पहले ही समझ चुका था कि आने वाले वक्त में खुद को सुरक्षित रखना है तो दुश्मनों की मिसाइलों को इजराइल की धरती से दूर रखना होगा, जिसके बाद से ही उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर लगातार काम किया है। कभी भी दो ताकतवर देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तो सबसे पहला डर होता है परमाणु युद्ध का। मिडिल ईस्ट में भी इसका खतरा है। तबाही और बर्बादी के गुबार के बीच दहशत की वजह यह भी है कि कहीं आने वाले दिन इससे भी खतरनाक तो नहीं होंगे। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, बीच में एक ही सवाल, क्या हो सकता है परमाणु युद्ध? नतांज, फर्दो, इस्फहान, खोंदाब, गल्फ कोस्ट, क्या ये जगह हैं अब इजराइल के निशाने पर? आप पूछेंगे यहाँ ऐसा खास क्या है जो यहाँ इजराइल हमला कर सकता है? जवाब है ये वो जगह है जहाँ पर ईरान के परमाणु ऊर्जा के संयंत्र हैं। यानी सीधा और साफ इशारा, क्या ये युद्ध बदल जाएगा परमाणु युद्ध में? ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद से दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध का डर बढ़ता जा रहा है। इजराइल एक परमाणु संपन्न देश है जिसके पास करीब 70 परमाणु बम हैं। इजराइल दुनिया के उन 7 देशों में शामिल है जिनको परमाणु शक्ति कहा जाता है। लेकिन क्या ईरान भी एक न्यूक्लियर पावर है?
ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो ये सबसे बड़ी चिंता है इजराइल और ईरान के लिए। और अभी भी कोशिश यही रहेगी, अभी जो युद्ध चल रहा है, कि इनके परमाणु प्रोग्राम को किस प्रकार से डिले कर दिया जाए। जहाँ से रेडिएशन है वहाँ पर वो अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अभी इस समय के हालात में मेरा ये विचार है कि परमाणु युद्ध अभी नहीं छिड़ेगा, क्योंकि ईरान के पास वो शक्ति नहीं है और इजराइल को जरूरत नहीं है परमाणु हथियार फायर करने की, या अमेरिका को जरूरत नहीं है परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की, क्योंकि वो ईरान को वैसे ही अपनी ताकत के द्वारा मिसाइल और एयरफोर्स के द्वारा टैकल करने में पूरी तरह से सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अगस्त 2017 के आंकड़ों के अनुसार ईरान के पास 160.7 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि पहले से 22.6 किलोग्राम अधिक है। ईरान अब 2 जगहों पर 60% तक शुद्धता के साथ यूरेनियम एनरिच कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की शुद्धता 90% तक होनी चाहिए। दावा किया जा रहा है कि फिलहाल ईरान के पास कम से कम 4 बमों को बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। यूरेनियम यानी वो रेडियो एक्टिव धातु जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी है। रॉयटर्स के अनुसार ईरान लगातार अपने यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, जिससे उसका परमाणु बम बनाने का ब्रेकआउट टाइम कम हो गया है। यानी उसे परमाणु बम के लिए हथियार ग्रेड यूरेनियम उत्पादन करने में जो समय पहले लगता था, वो अब 1 साल से घटकर कुछ सप्ताह का हो गया है। They say they are concerned about nuclear weapons. They lie. They know that we are not after a nuclear weapon. The security apparatus of the US repeatedly announced that Iran is not getting after nuclear weapons. Over the past few months, twice they confessed that there is no sign that Iran is moving toward building a nuclear weapon, and this is true. Well, we are not after getting a nuclear weapon, not because we are afraid of them. This is because of our belief that it is used for mass killing, and we oppose that. It is contradictory to our religion. We are against either nuclear or chemical weapons or any other weapons of mass destruction. ईरान का परमाणु कार्यक्रम ईरान में कई स्थानों पर फैला हुआ है। ईरान के पास तेहरान के दक्षिण में स्थित नतांज में 2 यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स हैं। नतांज में एक भूमिगत फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, जहां 5% शुद्धता तक ही यूरेनियम एनरिच होता है। इसके अलावा एक प्लांट जमीन के ऊपर है, जहां 60% यूरेनियम एनरिच होता है। अप्रैल 2021 में नतांज में पावर कट और एक धमाका हुआ था, जिसमें ईरान ने इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया था। ईरान की दूसरी साइट है फर्दो, जो ईरान ने पहाड़ के अंदर बना रखी है और यहाँ पर हमले का खतरा भी कम है। ईरान ने इस जगह पर 1000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूग्स या मशीनें लगाई हैं, जहां पर 60% यूरेनियम एनरिच हो रहा है। ईरान के पास एक बड़ा तकनीकी सेंटर इस्फहान में है, जहां पर दावा है कि ईरान के पास ऐसी मशीनें हैं जिससे यूरेनियम धातु बनाई जा सकती है। ईरान के पास खोंदाब में हैवी वाटर रिसर्च रिएक्टर है। इस रिएक्टर से प्लूटोनियम बनाया जा सकता है, जिससे परमाणु बम का कोर या मुख्य भाग बन सकता है। हालांकि 2015 समझौते में इस रिएक्टर को रोक दिया गया था। ईरान के पास इकलौता परमाणु प्लांट जो काम करता है वो है गल्फ कोस्ट पर, जिसमें ईंधन रूस से आता है और ईंधन का इस्तेमाल हो जाने के बाद रूस इसे वापस ले लेता है। अमेरिका और ब्रिटेन इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि रूस ईरान को न्यूक्लियर तकनीक दे रहा है। बदले में ईरान रूस को यूक्रेन के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप पहुंचा रहा है। सवाल यह है कि क्या मिसाइल अटैक के जवाब में इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है? कुछ महीनों पहले जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया था, तो धमकी भी दी थी कि अगर इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्रों को तबाह करता है तो ईरान इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान ने 2015 में अमेरिका और दूसरी विश्व शक्तियों के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत के बदले ईरान को अपने परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना था। लेकिन ये समझौता 2018 में तब टूट गया जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया। ईरान ने इसके बाद अगले वर्ष से ही प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया।